जय हिंद साथियों। देखिए भाई, पीईटी के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की आज ये आपकी पहली मैराथन है। इससे पहले जो है हमने इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल दो वीडियो में दो मैराथन में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो भाई आज ये जो आपका है विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला मैराथन है। इसके बाद जो है एक मैराथन और आएगी जिसमें आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके बाद जो हम लोग क्या पढ़ेंगे तो भाई इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग ध्यान देना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सौरमंडल। देखना, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जो पीईटी के सिलेबस में है उसी के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे जो पहला टॉपिक है वो सौरमंडल है। सौरमंडल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखना, अगर सौर मंडल की बात करते हैं तो सूर्य, ग्रह, उपग्रह सबको इंक्लूड करके क्या बोला जाता है? सौर मंडल बोला जाता है, ठीक है। सूर्य हो गए, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, उल्कापिंड हो गए, ठीक है। ये सारे के सारे जो होते हैं अगर इनको एक समूह में कर दिया जाए तो इन्हीं को क्या बोला जाता है? सौर मंडल बोला जाता है। और जो सौर मंडल होता है उसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। चलिए अगर बात करते हैं तो भाई सौर मंडल में सूर्य के साथ 8 ग्रह, उनके उपग्रह, 5 बौने ग्रह हैं और कुछ क्षुद्र ग्रह तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु भी सम्मिलित हैं, ठीक है। तो भाई अगर बात करें सौर मंडल में क्या है तो भाई 8 ग्रह और उपग्रह हैं उनके, कुछ 5 बौने ग्रह हैं। इसके अलावा जो है कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, एस्टेरॉयड जिनको बोलते हैं, और कुछ धूमकेतु भी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो भाई अगर ग्रहों की बात करें तो भाई देखना, आप ऐसे याद कर लो, BSP, उसके बाद MB, उसके बाद हो जाएगा सेब, ठीक है। BSP MB सेब यानी कि हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। जो आपका एक नौवां ग्रह था प्लूटो, उसको 2006 में क्या किया गया? बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो अभी वर्तमान में आपके कितने हैं तो भाई 8 ग्रह हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो मैंने लिखा ये सूर्य से ग्रहों की दूरी का बढ़ता क्रम है, ठीक है, याद रखिएगा। यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं कि आकार के अनुसार तो सबसे बड़ा होता है बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर यूरेनस होता है, नेपच्यून होता है, उसके बाद पृथ्वी, फिर शुक्र, उसके बाद क्या आएगा? मंगल, मंगल के बाद बुध। यानी कि कह सकते हो जो सबसे बड़ा आपका ग्रह है वो क्या है? बृहस्पति है। और जो सबसे छोटा है वो कौन सा है? बुध है। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं हम लोग। ध्यान देना, ग्रह, उनका जो परिभ्रमण काल है और उनके पास कितना कितना उपग्रह है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रह लिखा है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हो गया। आपको क्या क्या याद रखना है? देखना, सारा नहीं याद रखना है, जो बता रहा हूँ वो याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आप ये याद रखिएगा, परिभ्रमण की अवधि याद रखिएगा। क्या? परिभ्रमण की अवधि। इसके अलावा यहाँ पे जो दिया ना उपग्रहों की संख्या, इसको भी आप जानते रहिएगा, ठीक है। तो पहले अगर हम लोग ग्रह की बात करते हैं बुध, ठीक है। बुध जो है सूर्य के सबसे पास है और ये सूर्य की जो परिक्रमा करता है वो मात्र 88 दिनों में ही पूरा कर लेता है। और इसके पास ध्यान देना उपग्रह कितने हैं तो शून्य है, ठीक है। बुध के पास उपग्रह कितने हैं तो शून्य है। शुक्र की बात करें तो भाई ये सूर्य से लगभग 107 मिलियन किलोमीटर दूरी पे है और सूर्य की परिक्रमा लगभग 225 दिन में ये कंप्लीट करता है। इसके अलावा याद रखिएगा इसके भी पास क्या है? उपग्रह की संख्या 0 है। तो बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला जो हमारा आता है क्या? वो पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 150 मिलियन दूर है। कितना? 150 मिलियन दूर है। और ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है तो 365 दिन में करता है, याद रखिएगा। कितने दिन में? 365 दिन में। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितना है? एक है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा। अगला जो ग्रह आता है वो कौन सा हमारा? मंगल। कौन सा है? मंगल आता है। तो भाई मंगल की अगर बात करोगे तो इसका ध्यान देना, परिभ्रमण अवधि कितना है? 687 दिन। यानी कि 687 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है।
और इसके पास उपग्रह कितने हैं, तो 2 है, फोबोस और डीमोस। डीमोस ही वह उपग्रह है जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं, तो मंगल ग्रह के। याद रखिएगा। अगला हमारा कौन सा है, बृहस्पति। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लग जाता है, लगभग 12 वर्ष का समय लग जाता है। और इसके पास उपग्रह क्या है, सबसे ज्यादा, लगभग कितना है, 63 उपग्रह इसके पास है। और बृहस्पति के पास ही ध्यान देना ज्ञानीमीड नामक उपग्रह है, जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है पूरे सौरमंडल का, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शनि की। तो शनि को जो परिक्रमण काल है वो कितना है, 29 साल है। और इसके पास उपग्रह कितने हैं, तो 60 है, ठीक है। अरुण की बात करोगे तो भाई 84 वर्ष होता है और उपग्रह कितने हैं, 27 है, ठीक है। वरुण की बात करोगे तो भाई ये लगभग ना 165 वर्ष टाइम लेता है सूर्य की एक परिक्रमा करने में। और इसके पास उपग्रह कितने हैं, तो 13 है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो हमारी पृथ्वी है जिस पे हम लोग रहते हैं, ये अक्षीय झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री पे ये झुका हुआ है। यानी कि जो हमारा अर्थ है ना, वो कितने डिग्री पे, यूँ मान लीजिए अर्थ ये कितने डिग्री पे ऐसे, तो 23.5 डिग्री पे ये क्या हुआ है, झुका हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं, सौरमंडल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछा है सबसे बड़ा ग्रह, तो आप कहिएगा बृहस्पति, यानी कि जुपिटर है। सबसे छोटा ग्रह है बुध है, ठीक है, कौन सा है, बुध है। और अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान देना, पृथ्वी का उपग्रह क्या है, तो चंद्रमा है। सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो बुध है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा है, वरुण। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है, शुक्र। और शुक्र को ही क्या कहा जाता है, संध्या या भोर का तारा या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे चमकीली ग्रह कौन सा है, शुक्र है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है, साइरस। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा बृहस्पति है। और बृहस्पति का जो उपग्रह है ज्ञानीमीड, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते, सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, वरुण है। और सबसे भारी कौन सा है, तो याद रखिएगा बृहस्पति है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, और कुछ पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान देना। आगे चलिए, यहाँ पे चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसकी बात करते हैं, कि रात्रि में दिखाई देने वाला ग्रह, रात्रि में दिखाई देने वाला ग्रह तो मार्स है, यानी कि मंगल है। ये लाल लाल दिखाई देता है आयरन के कारण। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, ज्ञानीमीड है। ये किसका है, तो बृहस्पति का है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, ये किसका है, तो मंगल ग्रह का, ठीक है। नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को कहते हैं, ठीक है। क्योंकि पानी की अधिकता के कारण इसे क्या कहा जाता है, नीला ग्रह की संज्ञा दिया गया है। भोर का तारा या संध्या का तारा या पृथ्वी की बहन, ठीक है, या सौंदर्य का देव, ये सब किसको कहा जाता है, शुक्र को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। भोर का तारा पूछे, सांझ का तारा पूछे, पृथ्वी की बहन पूछे, या सौंदर्य का देव पूछे, तो क्या होगा आपका, शुक्र होगा। हरा ग्रह किसे कहा जाता है, वरुण को कहा जाता है। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। जीवाश्म ग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। क्षुद्र ग्रह, तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच, ध्यान देना, मंगल एवं बृहस्पति के बीच जो है ये पाए जाते हैं, या क्षुद्र ग्रह मंगल बृहस्पति को ही कहते हैं, ठीक है। आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, बुध और शुक्र को, ठीक है। यानी कि सूर्य के पास जो प्रारंभ के 3 है, बुध शुक्र पृथ्वी, इनको बोलते हैं आंतरिक, और लास्ट के जो 3 उनको बोलते हैं बाह्य, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं कुछ और पॉइंट की, ध्यान दीजिएगा। विश्व के महाद्वीपों की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करते हैं, विश्व के महाद्वीपों की बात करते हैं, तो इससे रिलेटेड देखना क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बन सकते हैं। तो भाई देखना, सबसे पहले तो भाई 6 महाद्वीप जो आपके थे, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। अभी एक नया आ गया, क्या है आपका, ध्यान देना, ओसेनिया आ गया, ठीक है। 7वां क्या आ गया है, ओसेनिया आ गया, नया आ गया, ठीक है। चलिए
अब ओशेनिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई इन पे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, एशिया महाद्वीप है। कौन सा है, एशिया महाद्वीप। अगर एशिया महाद्वीप की बात करते हैं, इसमें टोटल जो देश आते हैं, टोटल देश कितने हैं, तो याद रखिएगा 47 देश हैं। एशिया महाद्वीप में कुल देश कितने हैं, 47। और ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 29.5%। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चीन है। और सबसे छोटा देश कौन सा है, तो मालदीव है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांग टीसी क्यांग नदी है, ठीक है। और सबसे उच्चतम बिंदु क्या है, तो एवरेस्ट है, ठीक है। क्या है, माउंट एवरेस्ट है। तो एशिया से रिलेटेड ये फैक्ट याद रखिएगा। दूसरा जो आपका आता है वो कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में लगभग कितने देश हैं, तो 54, ठीक है। कितने देश हैं, तो भाई 54। और ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो 20.2%, ठीक है। और जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सूडान है। और सबसे छोटा देश कौन सा है, तो मेओटो है। और सबसे लंबी नदी, तो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। और सबसे उच्चतम बिंदु क्या है, तो किलिमंजारो है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका महाद्वीप आता है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। अगर बात करें तो इसमें लगभग 23 देश आते हैं। कितने आते हैं, 23 कंट्री आता है। और पूरे विश्व के क्षेत्रफल का ये 16.5% घेरे हुए है। अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश तो क्या है, कनाडा है। और सबसे छोटा देश क्या है, तो सेंट पीरे है। और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मिसौरी नदी। अगर आपसे पूछा जाता उत्तरी अमेरिका का सबसे उच्चतम बिंदु क्या है, तो मैककिनले है। क्या है, मैककिनले है। आगे हम लोग बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। अगर आप दक्षिण अमेरिका की बात करोगे तो लगभग कितने हैं, 12 देश, ठीक है। कितने हैं, 12 देश। ये विश्व के क्षेत्रफल का 11.8% घेरे हुए है। और दक्षिण अमेरिका को जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है, ब्राजील है। क्या है, ब्राजील है। और सबसे छोटा देश कौन सा है, तो फाकलैंड द्वीप है। अगर आपसे पूछा जाता दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप कहोगे अमेजन नदी। और सबसे उच्चतम बिंदु क्या है, ओजस, ठीक है। ओजस डेल सलाडो आपने सुना होगा, जो ज्वालामुखी के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, तो भैया है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में क्या है, चूंकि भाई यहाँ पे बर्फ जमा रहता है साल भर, तो यहाँ पे तो भाई जीवन पॉसिबल नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई भी देश नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखना कोई भी देश नहीं है। जब वर्ष भर वहाँ पे बर्फ जमा रहता है, बहुत ही अत्यधिक ज़्यादा बर्फ गिरती है और ठंडी पड़ती है, तो यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो सबसे उच्चतम बिंदु है उसका नाम क्या है, डेल सेलेडो विंसन मोसिफ है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो आपका महाद्वीप आता है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितना है, 50। और ये विश्व के क्षेत्रफल का 6.5% घेरे हुए है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्या है, रूस है। और सबसे छोटा क्या है, तो भाई वेटिकन सिटी है। क्या है, वेटिकन सिटी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो वोल्गा नदी। और सबसे उच्चतम बिंदु क्या है, तो एल्ब्रूस है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ओशिनिया, जो कि नया अभी बना है। तो भाई इसमें कितने देश रखे गए हैं, तो 14 देश रखे गए हैं, ठीक है। और ये विश्व के क्षेत्रफल का 5.3% घेरे हुए है। सबसे बड़ा द्वीप क्या है, तो इसका सबसे बड़ा देश क्या है इसमें, ओशिनिया में, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा देश क्या है, नौरू है। और सबसे लंबी जो नदी है वो क्या है, मरे डार्लिंग, ठीक है। क्या है, मरे डार्लिंग। और सबसे उच्चतम बिंदु क्या है, तो कोश यूस्को है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कुछ फैक्ट थे, इसको याद रखना है। तो भाई 6 महाद्वीप नहीं अब 7 हो गए हैं, ठीक है। कौन सा नया जुड़ा है, तो ओसेनिया। ओसेनिया में टोटल देश कितने हैं, तो 14 है। ओशिनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा नौरू। सबसे लंबी नदी तो मरे डार्लिंग, ठीक है। और सबसे उच्चतम बिंदु क्या है, तो कोशियुस्को है। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं, ध्यान देना। विश्व के महासागरों के नाम, ठीक है। विश्व के जो प्रमुख महासागर हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो भाई 4 की बात करते हैं, जैसे प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर। तो भाई विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है, सबसे पहले नंबर पे प्रशांत महासागर, ठीक है। कौन सा है, प्रशांत महासागर।
जिसका क्षेत्रफल कुछ इतना होता है, ठीक है। उसके बाद है आर्कटिक महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद कौन सा आता है, तो याद रखिएगा हिंद महासागर, ठीक है। ये विश्व के प्रमुख महासागर है, ठीक है। चलिए आगे देखना, कुछ और पॉइंट की बात करते, विश्व के प्रमुख मरुस्थल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है, पक्का ही बनता है। तो सबसे पहला कौन सा, सहारा मरुस्थल, ठीक है। सहारा मरुस्थल, अगर इसके विस्तार की बात करें, ये सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। अगर इसके विस्तार की बात करें तो भैया ये अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र, मोरक्को, इन देशों में क्या है, ये फैला हुआ है। दूसरे की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, ये कहाँ फैला, केवल ऑस्ट्रेलिया में फैला है। इसके बाद अरेबियन मरुस्थल, ये सऊदी अरब और यमन और सीरिया में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट आपका गोबी मरुस्थल, ये मंगोलिया एवं चीन में फैला हुआ है। अगला आपका आता कालाहारी मरुस्थल, जो कि बोत्सवाना यानी कि अफ्रीका के मध्य में ये फैला हुआ है। अगला है तकलामाकन मरुस्थल, ये भैया सीकियांग यानी कि चाइना में ये फैला हुआ है। आगे अगर आप बात करोगे तकलामाकन की बात, तो अगला आता है हमारा कौन सा, सीरियन मरुस्थल, ये एरिजोना यूएसए और मैक्सिको में ये फैला हुआ है। आगे बात करोगे तो आपका कौन सा है, नामिब, नामिब की बात करें, ये जो मरुस्थल है ये नामीबिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट है काराकुम मरुस्थल, ये तुर्कमेनिस्तान में फैला, कहाँ फैला है, तुर्कमेनिस्तान में। अगला जो आपका है थार मरुस्थल, ये भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। अगला आपका कौन सा, सोमाली मरुस्थल, ये सोमालिया गणराज्य में केवल फैला हुआ है। और अगला जो आपका कौन सा है, अटकामा मरुस्थल, जो कि उत्तरी चिली में ये फैला हुआ, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट की बात करते हैं, विश्व के प्रमुख द्वीप की बात करते हैं, कौन कौन से प्रमुख द्वीप हैं। चलिए तो सबसे पहले की बात करते हैं, तो ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो भाई ग्रीनलैंड है, क्या है, ग्रीनलैंड। इसके अगर विस्तार की बात करें तो आर्कटिक ध्रुव महासागर में ये फैला है, यानी कि उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक महासागर के पास ये फैला हुआ, कौन सा, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। दूसरा है न्यू गिनी, न्यू गिनी ये कहाँ फैला है, पश्चिमी प्रशांत महासागर, ठीक है। बोर्नियो की बात करते हैं तो हिंद महासागर, मेडागास्कर की बात करते हैं, मेडागास्कर, तो ये हिंद महासागर। वैफिन द्वीप की बात करें तो उत्तरी ध्रुव महासागर, और सुमात्रा की बात करें तो हिंद महासागर, और होन्सू की बात करते हैं तो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर ये फैला हुआ है, ठीक है। तो ये विश्व के क्या है, प्रमुख है द्वीप हैं। इसके बाद हम लोग क्या बात कर लेते हैं, विश्व के प्रमुख है पर्वत शिखर की बात कर लेते हैं, किसकी, विश्व के प्रमुख है पर्वत शिखर की बात कर लेते हैं। देखना कौन कौन से प्रमुख पर्वत शिखर हैं, जैसे देखना पहला माउंट एवरेस्ट, विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। ये पड़ेगा एशिया महाद्वीप में, और याद रखिएगा नेपाल तिब्बत बॉर्डर पे पड़ता है। और ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और पर्वतारोहण तिथि कब मनाया जाता है, तो 29 मई 1953 से। नेक्स्ट है तो भाई गार्डविन आस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी पड़ेगा एशिया महाद्वीप में, और कौन से देश में, भारत में, ठीक है। बाकी इसकी लंबाई देख लीजिए। अगला आपका है कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, मकालू, नंदा देवी, अकोहिया, और फिर क्या है, मैकिनले, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये विश्व की प्रमुख जो है पर्वत शिखर हैं। और देखना मैक्सिमम आपका कहाँ पड़ेगा, एशिया महाद्वीप में है। और ये देखना उत्तरी अमेरिका में एक है केवल मैकिनले, और दक्षिण अमेरिका में क्या है, अकोहिया, ठीक है, अकोहिया है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में, ठीक है। विश्व की प्रमुख है नदियों के बारे में कौन कौन सी खास बात है, देखना सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नील नदी की, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी, ठीक है, कौन सी है, नील नदी। तो नील नदी की बात करते हैं, जो ये कहाँ है, किस देश में, तो भाई अफ्रीका देश में। लंबाई 6,670 किलोमीटर। उद्गम कहाँ से होता है, विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है, और भूमध्य सागर में जाके ये गिरती है। दूसरी नदी की बात करते हैं अमेजन नदी,
ये पड़ेगा दक्षिण अमेरिका और ब्राज़ील में। लंबाई कितनी है? 6448 किलोमीटर। पेरू से ये निकलता है और अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाता है। अगला है मिसौरी या मिसिसिपी नदी। इसकी बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका से ये स्थित है। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में मोंटाना, ठीक है, मोंटाना उद्गम स्थल है और मैक्सिको की खाड़ी में जाके ये गिरती है। अगला है यांग टीसी क्यांग नदी। ये चाइना में पड़ेगा। ये कुनलुन पर्वत से निकलता है और पीला सागर में जाके मिल जाता है। अगला है जो चीन का शोक कहा जाता है, हुआंगहो नदी। भाई इसकी भी जो है ये कहाँ पड़ेगा? एशिया महाद्वीप में, चाइना में। ये तिब्बत से निकलता है और पीला सागर में जाके मिल जाता है। अगली नदी का नाम है एनसई नदी। ये भैया कहाँ से निकलता है? तेनुओला पर्वत से निकलता है और आर्कटिक महासागर में जाके मिल जाता है। अगला आपका लीना नदी, नाइजर नदी, कांगो नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। भाई आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप सब ऐसे देख सकते हो, ठीक है, आप अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कुछ और पॉइंट की। जैसे यहाँ पे देखना क्या है, टंगानिका, सॉरी, कुछ प्रमुख झीलों की बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जैसे देखिए पहले की बात करते कैस्पियन सागर झील। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। ये स्थिति कहाँ है? तो भैया तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान और ईरान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान और हो गया ईरान, ठीक है। टोटल लंबाई इसकी कितनी है? तो 1119 किलोमीटर है, ठीक है। दूसरा है सुपीरियर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पड़ता है, ठीक है। लंबाई है 616 किलोमीटर। विक्टोरिया झील ये आपका युगांडा, तंजानिया और केन्या में। ह्यूरॉन झील आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों में पड़ता है। मिशिगन झील की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। आगे कुछ और झीलों की बात कर लेते हैं। जैसे देखना टंगानिका झील। तो भाई टंगानिका झील जो आपका है ना, ये जैरे और तंजानिया, जैरे नहीं जायरे होता, और तंजानिया में स्थित है। वैकाल झील की बात करें तो भाई विश्व की सबसे गहरी झील ये पड़ेगा रूस में। और ग्रेट बैरियर रीफ जो ये कहाँ पड़ता है? रूस में पड़ता है। कहाँ पे? रूस में। इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते विश्व के प्रमुख घास के मैदान। ये भी जो है कई बार पूछा गया। तो प्रेयरी नामक घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। स्टेपी नामक जो घास का मैदान है ये यूरोप और एशिया दोनों में फैला है, इसीलिए बोला जाता है कहाँ? यूरेशिया में। पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका। वेल्स की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका। पंपास जो घास का मैदान है ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। शमाना की बात करें तो ये अफ्रीका में पाया जाता है। लानोस की बात करें तो युगांडा में, ठीक है। और डाउन्स की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई विश्व में सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा कुछ फैक्ट हैं उसको जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए जैसे अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो आप कहोगे एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप पूछे तो आप कहोगे क्या? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। आगे सबसे बड़ा देश कौन सा है तो रूस है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो आप कहिएगा चीन है। सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट का मंदिर, ठीक है। कौन सा है? अंकोर वाट का मंदिर। सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? फाउंडर का वृक्ष, कैलिफोर्निया में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगर आपसे पूछा जाए सबसे विशाल जलप्रपात कौन सा है तो भैया आप कहिएगा एंजिल जलप्रपात, वेनेजुएला में पड़ेगा, ठीक है। सबसे विशाल ज्वालामुखी की अगर बात करता है तो आप करिएगा माउना लोसा, हवाई द्वीप, ठीक है। ये सबसे विशाल ज्वालामुखी है। अगर आपसे पूछेगा सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है तो आप कहिएगा कोटोपैक्सी, इक्वाडोर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगर आपसे पूछता कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो आप कहिएगा एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला क्या है? सबसे लंबी है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा सागर कौन सा है तो प्रशांत महासागर। और इसी में क्या है? मेरियाना ट्रेंच है। क्या है? मेरियाना
ट्रेंच है। अगर आपसे पूछा जाता सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है, सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन सा है, कनाडा है। अगर आपसे पूछा जाता सर्वाधिक पड़ोसियों वाला देश तो कौन सा है, रूस और चाइना है, 14 देश हैं, ठीक है। सबसे बड़ी रेलवे लाइन कहाँ, तो भाई ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग, जिसकी लंबाई टोटल कितनी है, 9,438 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता सर्वाधिक ऊंचा नागरिक हवाई अड्डा कहाँ है, तो दाओ चेंग यांडिंग, ये कहाँ पड़ेगा, तो चाइना में पड़ेगा। चलिए आगे पॉइंट की बात करते हैं। अगर पूछता आपसे सबसे बेस्ट हवाई अड्डा तो कौन सा है, तो याद रखिएगा शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओहायर फील्ड, ये कहाँ पड़ेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगर आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा मनोरंजन स्थल कहाँ पे है, तो डिज्नी वर्ल्ड मध्य फ्लोरिडा, ये भी पड़ेगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। यदि आपसे पूछा है सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। अगर पूछे सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा अमेजन नदी है। नील नदी पड़ेगा आपका मिस्र में और अमेजन नदी पड़ेगा दक्षिण अफ्रीका में। अगर आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो कहिएगा कैस्पियन सागर झील, ये पड़ेगा रूस में। अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो आप कहिएगा लेक सुपीरियर झील, ये पड़ेगा उत्तरी अमेरिका में। अगर आपसे पूछा है सबसे गहरा झील, तो आप कहिएगा बैकाल झील, जो कि साइबेरिया में है। कहाँ पे है, साइबेरिया में। रूस का जो भाग एशिया में पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, साइबेरिया, और उसी में क्या है भैया, तो आपका है बैकाल झील, विश्व की सबसे गहरी झील है। आगे कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं, जैसे क्या है, हाँ गहरी झील हो गया। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो भाई सहारा मरुस्थल ये पड़ता है अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में। सबसे बड़ा पक्षी अगर बात करें तो ऑस्ट्रिच पक्षी, शुतुरमुर्ग, और इसी का अंडा भी सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा पक्षी पूछे तो हंगिंग बर्ड है, क्या है, हंगिंग बर्ड। और सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन सा होता है, चिंपैंजी होता है। सबसे लंबी दीवार, चीन की दीवार। सबसे बड़ा स्टेडियम, तो स्टार हो स्टेडियम प्राग में पड़ेगा, ठीक है। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है, तो सुपर डोम लुसियाना में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आगे बात करते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है, तो मानसीराम मेघालय, ये भारत में ही पड़ता है। और सबसे कम होता है कहाँ पे, तो लेह में। सबसे बड़ा घंटाघर कहाँ पे है, द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को, ये पड़ेगा रूस में। सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो भाई खालिद हवाई अड्डा रियाद, ये पड़ेगा सऊदी अरब में। सबसे बड़ी मूर्ति, तो भाई 182 मीटर की है, सरदार सरोवर, ठीक है, नदी, सरदार सरोवर जो बांध है नर्मदा नदी के किनारे, और किसकी मूर्ति लगी है, तो सरदार पटेल की, जिसको नाम से जाना जाता है स्टेचू ऑफ यूनिटी के नाम से। 182 मीटर है। इससे पहले कौन सा था, स्टेचू ऑफ लिबर्टी था, परंतु स्टेचू ऑफ लिबर्टी की हाइट को पछाड़ते हुए स्टेचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का स्थान प्राप्त कर लिया। सबसे बड़ा पुस्तकालय, तो कांग्रेस पुस्तकालय लंदन में है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर, तो क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका। सबसे बड़ा महाकाव्य, तो आपका क्या है, महाभारत है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो भाई अगर आपसे पूछता सबसे बड़ा पार्क, तो आप कहिएगा उड बफेलो नेशनल पार्क, ये कहाँ पड़ेगा, कनाडा में पड़ेगा। चलिए कुछ और पॉइंट की बात करते हैं, जैसे देखना, अगर आपसे पूछता है कि भाई सबसे बड़ा प्रायद्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तो आपका आंसर होगा क्या, अरब प्रायद्वीप। कौन सा होगा, अरब प्रायद्वीप। अगर आपसे पूछता सबसे बड़ी नहर, तो आप कहिएगा स्वेज नहर। सबसे बेस्ट नहर, तो आपका कौन सा है, कील नहर। सबसे बड़ा लेगून, तो लेगोआ डस पैटोस ब्राजील में ये पड़ेगा। सबसे चौड़ा जलप्रपात, तो खोन जलप्रपात, ये भी पड़ेगा लाओस में। सबसे बड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है, तो डेविस जल डमरू मध्य है, ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप के मध्य है। चलिए आगे बात करते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, तो कहिएगा राइन नदी, जो कि जर्मनी में है। अगर आपसे पूछा सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है, तो सिमम्पलन, ठीक है, सिमपलन सेकंड टनेल, ये कहाँ पड़ेगा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अगर आपसे पूछता सबसे बड़ा नदी बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध महानदी पे बना है, जो कि कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा में।
ये भारत में ही पड़ता है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी अगर पूछे तो माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय, ऊंचाई कितनी है लगभग इसका, तो 8,848 मीटर। यदि आपसे पूछता सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है तो आप कहिएगा इंडोनेशिया। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है तो टोक्यो कहिएगा। सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान देना, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तो पामीर का पठार, ठीक है, या इसी को तिब्बत का पठार, इसी को विश्व का छत भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है तो टिसी सिकरू झील, ये पड़ेगा आपका कहाँ पे, तिब्बत में। आगे बात करते हैं, सबसे ऊंचा झरना साल्टो एंजल्स फॉल वेनेजुएला में पड़ेगा। सबसे बड़ा पार्क तो येलोस्टोन पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ेगा। अगर आपसे पूछता है सबसे बड़ी धूप घड़ी तो सम्राट यंत्र जयपुर में है, ठीक है, सबसे बड़ी धूप घड़ी है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे लंबी सहायक नदी तो मेडीरा अमेजन की सहायक नदी है, इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 3,380 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता सबसे छोटी नदी, विश्व की सबसे छोटी नदी तो डी नदी, यूएसए में ही पड़ता है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। सबसे ऊंची सड़क तो लेह में है मनीला मार्ग, ठीक है। सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है तो महात्मा गांधी सेतु पटना में है, भारत में ही। अगर आपसे पूछता है सबसे ऊंचा नगर कौन सा है तो वान चुआन, ये पड़ेगा तिब्बत में। सबसे ऊंची राजधानी तो जापान, ठीक है, जापान में है, जापान की राजधानी टोक्यो। आगे बात करते हैं हम लोग, सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है। सबसे ठंडा प्रदेश तो बरखोयांग्स, ये साइबेरिया में पड़ेगा। सबसे ऊंची मीनार तो कुतुब मीनार भारत में। सबसे बड़ा गिरजाघर तो वेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, ये पड़ेगा इटली में। सबसे बड़ा महल तो वेटिकन सिटी पैलेस इटली में। सबसे ऊंचा पशु कौन सा है, जिराफ है। और सबसे विशालकाय पशु कौन सा है तो ब्लू व्हेल है, क्या है, ब्लू व्हेल है। चलिए, इसके बाद देखना प्रचलित भौगोलिक उपनाम, यानी कि कुछ चीजें हैं जिसका कुछ उपनाम होता है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिएगा आप, जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि हाथियों का देश, हाथियों का देश क्या कहा जाता है, लाओस को क्या कहा जाता है, हाथियों का देश कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है चीनी का कटोरा तो चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, क्यूबा को कहते हैं, ठीक है, याद रखिए किसे कहते हैं, क्यूबा को कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि भाई हाथियों का देश की अगर बात करें, किसकी बात करें, हाथियों का देश तो लाओस को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है चीनी का कटोरा तो किसे कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि पूरब का मोती तो किस देश को कहा जाता है तो सिंगापुर को कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए हजार झीलों का देश या फिर झीलों का देश तो किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। इसके अलावा मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए यूरोप का हृदय किसे कहा जाता है तो स्विट्जरलैंड को, ठीक है। नहरों का नगर किसे कहा जाता है तो वेनिस को कहा जाता है, किसे, वेनिस को कहा जाता है, क्या, नहरों का नगर कहा जाता है। चलिए, आगे हम लोग कुछ पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई भूमध्य सागर का द्वार किसे कहते हैं तो जिब्राल्टर को कहते हैं, ठीक है। जैसे ये जलडमरू मध्य होते हैं ना, बेरिंग, डोबर, जिब्राल्टर, मलक्का, टॉरस, ठीक है। तो जो जिब्राल्टर होता है उसे ही क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का द्वार कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अंध महाद्वीप किसे कहते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं, क्या, अंध महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। आगे देखना, पैगोडा का देश किसे कहते हैं, पैगोडा का देश किसे कहते हैं तो म्यांमार को कहते हैं, ठीक है, यानी कि बर्मा को। और ब्लैक पैगोडा मंदिर जो आपने सुना कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसी को ही कहते हैं, ठीक है। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं तो जापान को कहते हैं, ठीक है। पवित्र भूमि के नाम से कौन सा विख्यात है तो एरूशलम, ठीक है। 7 पर्वतों का नगर कौन सा विख्यात है तो रोम,
यूरोप का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई विश्व की छत या दुनिया की छत किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा पामीर के पठार को। ठीक है, निषिद्ध शहर किसे कहा जाता है? तो लहासा। ठीक है, लहासा या फिर तिब्बत को कहा जाता है क्या? निषिद्ध शहर कहा जाता है। अगर आपसे पूछता है सफेद हाथियों का देश, तो थाईलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है? तो जंजीबार अफ्रीका को। ठीक है, लौंग का द्वीप कहा जाता है। स्वर्णिम द्वार का शहर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में ये पड़ता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। चीन का शोक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा हांगहो नदी को। बिहार का शोक कौन सा होता है? तो कोसी नदी है। आगे देखना, आपसे अगर आप पूछ लेता है कि भाई सांपों का देश कौन सा है? तो ब्राजील है। पिरामिडों का देश कौन सा है? तो याद रखिएगा मिस्र है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं, विश्व की महत्वपूर्ण सीमा रेखाओं की बात कर लेते हैं। विश्व के महत्वपूर्ण सीमा रेखाओं की बात कर लेते हैं। जैसे देखना, रेड क्लिफ की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रेड क्लिफ। तो ये किसके किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ कहते हैं। मैकमोहन की बात करते हैं, तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा उसे क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। डूरंड रेखा की बात करें तो भारत जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सा है? तो डूरंड रेखा। 17वीं समांतर रेखा। ठीक है, 17वीं समांतर रेखा ये उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के मध्य है। 38वीं समांतर रेखा तो उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य है। 49वीं समांतर रेखा तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य है। हिंडनबर्ग रेखा की बात करें तो जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। मैग्नीनाट, ठीक है, मैग्नीनाट रेखा की बात करें तो जर्मनी और फ्रांस के मध्य है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते कुछ प्रमुख जो है उत्पादकों की बात। जैसे 2017-18 के 16-17 के अनुसार अगर देखा जाए तो जैसे लौह उत्पादक में प्रथम 3 सर्वोच्च देश कौन से हैं? तो भाई ये आंकड़ा 2016-17 के अनुसार। ठीक है, जैसे पहले नंबर पे चाइना, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ब्राज़ील है। ठीक है, मैग्नीज की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। तांबा की बात करें तो चिली है, चीन है और पेरू है। सोना की बात करें तो चीन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और रूस हो गया। चांदी की बात करें तो पहले नंबर पे 2016-17 के आंकड़े के अनुसार मैक्सिको, उसके बाद है पेरू, उसके बाद है चीन है। हीरा की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे रूस, उसके बाद बोत्सवाना, उसके बाद कांगो। कोयला की बात करें तो पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे यूएसए और तीसरे नंबर पे भारत। बॉक्साइट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद चाइना, उसके बाद ब्राज़ील है। टिन की बात करोगे तो चीन, इंडोनेशिया और पेरू। खनिज तेल की बात करोगे तो सऊदी अरब, अमेरिका, उसके बाद कौन सा आता है? तो रूस आता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए खनिज तेल के बाद प्राकृतिक गैस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे अमेरिका, उसके बाद रूस, उसके बाद कौन सा? ईरान है। चावल में देखा जाए तो सबसे नंबर पे चाइना, उसके बाद भारत, उसके बाद इंडोनेशिया। गेहूं में देखना चीन, भारत, रूस। मक्का में पहले नंबर पे अमेरिका, उसके बाद चाइना, उसके बाद ब्राज़ील है। मूंगफली में देखना चीन, ब्राज़ील, नाइजीरिया। गन्ना में ब्राज़ील, भारत, चीन। कपास में बात करें तो पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे यूएसए है। जूट की बात करोगे तो भारत, बांग्लादेश और चीन है। आलू की बात करोगे तो चीन है, भारत है, उसके बाद रूस है। केला की बात करोगे तो भारत, चीन, उसके बाद इंडोनेशिया है। ये आंकड़ा 2016-17 का ये चेंज होता रहता है। ठीक है, जानते रहिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं नारियल। ये कई बार पूछा गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक तो इंडोनेशिया, फिलीपींस, उसके बाद भारत। भारत तीसरे स्थान पे आता है। चाय की बात करें तो चाइना, उसके बाद भारत, उसके बाद केन्या। तंबाकू में चाइना पहले नंबर पे, उसके बाद भारत, उसके बाद ब्राज़ील। प्राकृतिक रबर की बात करें तो थाईलैंड में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद वियतनाम में होता है। ठीक है, भारत में बात करें तो भाई बेसिकली देखा जाए तो केरल में ये होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है,
आगे देखना तो विश्व के प्रमुख रेल मार्ग की बात कर लेते हैं। किसके? विश्व के प्रमुख रेल मार्ग की बात कर लेते हैं। जैसे देखना कौन कौन सा है। पहले की बात कर लेते हैं, जैसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात करें तो भैया ये लेनिनग्राड जो कि रूस से व्लादिवोस्टॉक तक ये जाता है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। दूसरा कौन सा है? तो काहिरा केप टाउन रेल मार्ग। ये काहिरा से केप टाउन तक जाता है, मिस्र और अफ्रीका के मध्य। उत्तरी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग, ये सिएटल से न्यूयॉर्क तक। और मध्य ट्रांस की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क तक। दक्षिण ट्रांस की बात करें तो भाई लॉस एंजिल्स से न्यू ओरिलेंस तक जाता है। और भाई ट्रांस इंडियन रेलवे मार्ग की बात करें तो भाई वालपरेजी से ब्यूनस आयर्स के मध्य चलता है। ठीक है। और ट्रांस काकेशियन की बात करें तो बॉटम से फरगना के मध्य, अफगानिस्तान। और कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग की बात करें तो नोवा स्कोशिया से ब्रिटिश कोलंबिया तक ये जाता है। चलिए, अब इसी में हम लोग बात कर लेते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ चीजें कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, देखना पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने प्रस्तुत किया था, परंतु संभवतः सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन कास्ते दा वफा ने किया था। 1755 में कांट ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित वायव्य राशि परिकल्पना को प्रस्तुत किया। इसके अनुसार तप्त गतिशील निहारिका से बने छल्ले से इसका निर्माण हुआ है। चेम्बरलिन एवं मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार सूर्य के नजदीक दूसरे तारे के आने से सूर्य से विशाल अग्निपिंड निकला। इसी अग्निपिंड से शीतल होकर सौरमंडल के ग्रहों एवं उपग्रहों की रचना हुई। ठीक है, तो भाई कुछ लोग मानते हैं, कुछ विद्वानों का मत है कि भाई जो पृथ्वी है वो सूर्य का ही एक टुकड़ा है, और कुछ लोगों का भाई अलग मानना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, अगर हम लोग आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे एस्ट्रोनॉट की अंटार्कटिक ध्रुव परिकल्पना है, रसेल की परिकल्पना है, और भाई होयल एवं लिटिल लटन, ठीक है, लिटिल लटन इनकी परिकल्पना है। और जेम्स जीन्स एवं जेफ्रीज की जेफरी, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने मतलब अलग अलग अपना हाइपोथेसिस दिया है। ठीक है, तो भाई ये अलग अलग माना गया है। ठीक है, चलिए, परंतु ब्रह्मांड की अगर उत्पत्ति की बात करें तो वो कौन सा है? तो बिग बैंग थ्योरी बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, पीडीएफ में डाल दिया जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे कि पृथ्वी के क्रस्ट में मुख्यतः ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, इसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर उसके बाद लोहा, उसके बाद कैल्शियम पाया जाता है। चलिए, अभी हम लोग बात करते हैं अक्षांश की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं? अक्षांश की। तो भाई ये देखना, ये होता है आपका पृथ्वी, मान लीजिए। तो पृथ्वी पर जो क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है, क्षैतिज रेखाएं, इनको क्या कहते हैं हम लोग? अक्षांश कहते हैं। ठीक है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं इनको क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं अक्षांश की। तो ध्यान देना, पृथ्वी विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक यामोत्तर पर किसी बिंदु की कोणीय दूरी जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, अंशों, मिनटों व सेकंडों में व्यक्त की जाती है, अक्षांश कहलाती है। ठीक है, यानी कि लैटिट्यूड कहलाती है। भूमध्य रेखा जिसको इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश को ही क्या कहते हैं हम लोग? इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी के बीचों बीच से होके जाती है। इस रेखा के समांतर ज्यों ज्यों ध्रुवों की ओर वृत्ताकार रेखा के रूप में बदलते जाएंगे, अक्षांश का मान धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता जाएगा। इस प्रकार ध्रुवों पर जिनका मान 90 है पर जाकर समाप्त हो जाता है, यानी कि भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो अक्षांश को उपयुक्त डिग्री के अनुसार लिखेंगे, यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद आगे हम लोग पॉइंट की बात कर लेते हैं। अक्षांश में कुछ और पॉइंट है, जैसे ध्यान दीजिएगा। हाँ, सभी अक्षांश रेखाएं, ध्यान देना, सभी अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दो अक्षांशों के मध्य जो है 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है, कितनी दूरी होती है? तो 111 किलोमीटर की दूरी होती है। विषुवत रेखीय वृत्त
सबसे बड़ी अक्षांश वृत्त है, जिसकी लंबाई लगभग कितना है, तो 40,069, ठीक है, 40,069 किलोमीटर, ठीक है, 40,069 किलोमीटर है। इसके अलावा कुछ खास बातें जो आपको ध्यान रखना और आपको याद भी रखना है, जैसे देखना कौन कौन सी बातें हैं। 3-4 बातें आपको याद जरूर रखना है। जैसे कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री अक्षांश पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा। यानी कि जो आप देखते हो भूमध्य रेखा ना, भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सा होता है, कर्क रेखा। और भाई मकर की बात करें तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, वो हमारा क्या होता है, मकर रेखा। आर्कटिक वृत्त की बात करें तो भाई 66.5 डिग्री आपका उत्तर में क्या होता है, आर्कटिक वृत्त। और अंटार्कटिका वृत्त की बात करें तो भाई 66.5 डिग्री क्या होता है, दक्षिण में, ठीक है, याद रखिएगा। 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को उपध्रुवीय वृत्त भी कहा जाता है। इस काल्पनिक रेखा पर पृथ्वी पर अक्षांश गुजरता है। जैसे देखना, इसको बता देते, देखना ये मान लीजिए अर्थ है, ये बीचों बीच से इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश है। अब 0 डिग्री अक्षांश के अगर 23.5 डिग्री ऊपर जाओगे, कितना, 23.5 डिग्री ऊपर, तो इसको बोलेंगे कर्क रेखा, ठीक है। और 23.5 डिग्री नीचे जाओगे तो इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है। और 66.5 डिग्री अगर ऊपर जाओगे तो बोलेंगे आर्कटिक वृत्त। और 66.5 अगर नीचे जाओगे इसको क्या बोलोगे, अंटार्कटिका वृत्त बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे कुछ पॉइंट की बात और कर लेते हैं। जैसे कच्छ के द्वारा बनाया गया समतल, कच्छ के द्वारा बनाया गया समतल कच्छीय समतल कहलाता है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य अक्षांशीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो क्षेत्र होता है, जो भाग घिरा होता है, उसे को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि यूं समझ लीजिए, अगर ये आपकी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा, ठीक है, ये उत्तर में मान लीजिए कर्क रेखा और ये क्या है, मकर रेखा, तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसी को क्या बोलोगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। उत्तर उप ध्रुवीय वृत्त की कर्क रेखा और दक्षिण उप ध्रुवीय की वृत्त रेखा से मकर रेखा के मध्य अक्षांशीय क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। उत्तर उपध्रुवी वृत्त से उत्तर एवं दक्षिण उपध्रुवी वृत्त से जो बीच का स्थान उसे क्या बोलते हैं, शीत कटिबंधीय कहलाता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए यहीं पे हम लोग आगे बात करते हैं, देशांतर की बात कर लेते हैं। तो ध्यान देना, इसकी अगर आप बात करोगे किसकी, देशांतर की, तो ध्यान देना इंग्लैंड के शाही वेधशाला से होकर गुजरने वाली मध्याह्न रेखा को 0 डिग्री मध्याह्न रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ठीक है, जिसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। प्रधान रेखा तल से भूमध्य सागर पर पूर्व या पश्चिम की ओर किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को देशांतर रेखा कहते हैं। अब सीधा सीधा जानिए ऐसे कि भाई जो पृथ्वी है, जो इस पे ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उसको बोलती हैं देशांतर, और जो क्षैतिज वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार देशांतर रेखा उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से एक काल्पनिक रेखा के समांतर द्वारा जोड़ती है, ठीक है। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं ग्लोब, तो ग्लोब क्या होता है, तो ध्यान देना 360 अंश देशांतर वृत्त के रूप में विभाजित होता है। ध्रुवों पर देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है, ध्रुवों पर देशांतर रेखा के बीच की दूरी 1 डिग्री में 111.32 किलोमीटर होता है। ज्यों ज्यों हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, देशांतर रेखा के मध्य की जो दूरी होती है वो कम होती जाती है, ठीक है। यानी कि जो पृथ्वी है, अगर भाई मध्य से आप ध्रुव की ओर जाओगे ना, तो क्या होगा, धीरे धीरे दूरी कम होती जाती है। आगे देखना, ग्रीनविच रेखा से पूरब की ओर पूर्वी देशांतर रेखा एवं पश्चिम की ओर पश्चिमी देशांतर रेखा के रूप में विभाजित है। इस प्रकार 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम एक ही देशांतर रेखा पर स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं क्रोनोमीटर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा गया। क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर नामक यंत्र की सहायता से ग्रीनविच समय के साथ साथ किसी भी स्थान का देशांतर ज्ञात किया जा सकता है।
इसके बाद बात करते हैं आईडीएल की, बात करते हैं किसकी, आईडीएल, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो भाई 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में हुई संधि के बाद 180 डिग्री यामोत्तर के लगभग एक काल्पनिक रेखा निर्धारित की गई। इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है और इसी से ही डेट का निर्धारण किया जाता है। पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करने पर एक दिन घट जाता है एवं पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करने पर एक दिन बढ़ जाता है। भारत में ही अगर देखा जाए तो भाई तो क्या होता है, 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, ठीक है। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो लंदन के समय से कितना, 5.5 घंटा आगे है भारत का समय। स्थानीय समय की अगर बात करें तो भाई स्थानीय समय का तात्पर्य किसी स्थान पर मध्याह्न सूर्य की सहायता से निश्चित किए गए समय से होता है। इस समय देखा जाए तो 4 मिनट का अंतर होता है और 15 डिग्री को पार करने की लगभग 1 घंटे का क्या होता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, प्रधान मध्याह्न रेखा से 90 डिग्री पर 6 घंटे और 180 डिग्री पर 12 घंटे का क्या होता है, अंतर होता है। और अगर बात करें माध्य प्रमाणिक समय की, तो समय की सुविधा के कारण एवं पूरे देश में समय की सामंजस्यता बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में माध्य प्रमाणिक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, ठीक है। अतः आप कह सकते हो जो ग्रीनविच मध्याह्न है, भारत का समय ये कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका को 7 समय जोन में विभाजित किया गया है। रूस को 11 समय जोन में, ऑस्ट्रेलिया को 3 समय जोन में विभाजित किया गया है। इसके अलावा चीन को एकमात्र जोन में विभाजित किया गया है और भारत में एक समय जोन ही पाया जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते पृथ्वी की संरचना की बात कर लेते। जैसे क्रस्ट मेंटल क्रोड आता ना, सियाल सीमा निफे, तो इसकी अगर बात करोगे आप तो ध्यान देना, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6400 किलोमीटर, तो वैसे होता है 6370, लगभग 6400 किलोमीटर मान लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक भागों की जानकारी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष स्रोतों पर निर्भर करती है। पृथ्वी पर गहरा प्रवेधन आर्कटिक महासागर में कोला में 12 किलोमीटर तक की गहराई तक किया गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत भूपर्पटी, जिसकी मोटाई भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न है, मेंटल एवं कोर शामिल है, ठीक है। यानी कि क्रस्ट, मेंटल और कोर शामिल है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर क्रस्ट की बात करें ना, तो भाई क्रस्ट में जिसको ऊपरी परत होती है इसको क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं, और बीच वाली परत को क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं, और सबसे नीचे वाली परत को क्या कहते हैं, नीफे कहते हैं। इसको जानते रहिएगा। तो क्या हो गया, एक सियाल हो गया, एक सीमे हो गया और एक क्या हो गया, निफे हो गया, ठीक है। सियाल का मतलब क्या हो गया, सिलिकॉन और एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम हो गया। और याद रखिएगा सीमा का मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, और निफे का मतलब हो गया निकिल और आयरन हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को जानते रहिएगा। तो 3 ही परत है बेसिकली, इसको जानते रहिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते किस पे, वायुमंडल पे, किस पे, एटमॉस्फियर पे, ठीक है। चलिए देखना, वायुमंडल की अगर आप बात करोगे, किसकी बात करोगे, वायुमंडल की, तो भाई पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर तक एक गैसीय आवरण का विस्तार है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। अगर बात करें तो लगभग 97% भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक और 50% भाग 5.6 किलोमीटर ऊंचाई तक सीमित है। और वायुमंडल लघु तरंगों के विकिरण को पृथ्वी भूपटल पर आने से रोकता है, ठीक है, ये भी इसका काम होता है। समुद्र तल पर वायु दाब लगभग 1034 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। अगर बात करें वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आपका हो जाएगा आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, ओजोन आदि गैसें पाई जाती हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, NOAC, नोक से याद कर लीजिएगा, नोक,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन की बात करते हो लगभग आपका 78.8% पाया जाता है, जैसा कि यहाँ पे देखो दिया गया, देखना। टोरिसेली जो कि गैलीलियो का शिष्य था ने वायुदाबी का आविष्कार किया था। ठीक है, बैरोमीटर बोलते हैं ना, वायुदाब नापते हैं बैरोमीटर से। वायुमंडल में 99% भाग केवल दो गैसों का है। कौन कौन सा? नाइट्रोजन 78.8% और ऑक्सीजन की बात करें तो कितना है, तो 20.24 या 20.94 भी कहीं कहीं मिलता है। ठीक है, इसके अलावा देखना नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अलावा आर्गन उसके बाद आता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत कम होता है। देखना 20 किलोमीटर तक, देखना वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर तक और ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन लगभग 95 किलोमीटर तक पाई जाती हैं, जबकि अधिक ऊंचाई पर हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, जेनान आदि गैसें पाई जाती हैं। यानी कि लगभग 95 से 100 किलोमीटर जाने पर ऑक्सीजन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आगे देखना उपर्युक्त गैसों के अलावा वायुमंडल में धूल के कण, जलवाष्प, लवण आदि विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, अब वायुमंडल में बहुत सारी परतें पाई जाती हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे देखना वायुमंडल में जलवाष्प की कुल मात्रा इसके कुल आयतन का लगभग 4% है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में लगभग कम होता है, 1% होता है, एवं भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में 4% में अधिक होती है। ठीक है, ऊंचाई वृद्धि के साथ साथ वायुमंडल के जलवाष्प में क्या आती है, कमी आती है। वायुमंडल के अगर विभिन्न परतों की बात करोगे तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल में ये विभाजित है। चलिए, क्षोभ मंडल की अगर आप बात करोगे, किसकी बात करोगे, क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल में भारी गैसें, जलवाष्प, धूल कण आदि मौजूद हैं। इसी मंडल में मौसम परिवर्तन जैसी घटनाएं होती हैं। किसमें होता है, क्षोभ मंडल में। जलवाष्प की उपस्थिति तूफानों एवं तड़ित झंझाओं को बल प्रदान करती है। ठीक है, याद रखिएगा। और वायु के शीतल एवं उष्ण होने के कार्य का संचालन करती हैं। संवहन तथा विकिरण द्वारा निर्धारित नियंत्रित होता है। इन्हीं संवहनी धाराओं के कारण क्षोभ मंडल को हम लोग संवहन मंडल भी कहते हैं, याद रखिएगा। आगे देखना, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर अधिक होती है और ध्रुवों पर क्या होती है, कम होती है। इसको भी याद रखिएगा। क्षोभ मंडल की बात करें तो समताप मंडल में ओजोन की अधिकता होती है, जो पराबैंगनी किरणों को भूपटल पर आने से रोकती है। ओजोन परत की अगर बात करें तो 20 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर मोटी होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी हैलोजेनेटेड गैस इस मंडल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। आयन मंडल से पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे पुनः वापस आ जाती हैं और आयन मंडल में ही ध्रुवों पर ध्रुवीय ज्योति दिखाई देती है। ठीक है, रासायनिक दृष्टि से वायुमंडल में दो भागों में विभाजित किया गया, एक सममंडल है और एक कौन सा है, विषम मंडल है, जिसमें आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल एवं मध्य मंडल विभक्त किया गया है। इसके अलावा जो आपका विषम मंडल है, इसमें क्या किया गया है, गैसों की रासायनिक एवं भौतिक विविधता के कारण विषम मंडल इसे नाम दिया गया है। इसमें 4 परतें हैं, आणविक नाइट्रोजन परत, आणविक ऑक्सीजन परत, हीलियम परत और कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन परत रखा गया। ठीक है, इसके अलावा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा विकिरण ऊर्जा के रूप में पृथ्वी पर आती है, जो उसकी विकिरण ऊर्जा का 1/2 अरबवां भाग ही होती है। परंतु यह सूक्ष्म सौर ऊर्जा भी लगभग 23 खरब अश्व शक्ति के बराबर होता है। ठीक है, इसको भी जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, कुछ पॉइंट की और बात कर लेते हैं। जैसे आगे चर्चा करेंगे हम लोग जलमंडल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, जलमंडल की बात कर लेते हैं। चलिए, तो भाई अगर जलमंडल की बात करोगे तो ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम प्रादेशिक समुद्री विज्ञान का विवरण, सर्वप्रथम प्रादेशिक समुद्री विज्ञान का विवरण किसने दिया था, तो मार्श सिगली ने प्रस्तुत किया। किसने, मार्श सिगली ने। संपूर्ण पृथ्वी लगभग 70.8% भाग महासागरों का विस्तार है। कितना, महासागरों का ही विस्तार है।
उत्तरी गोलार्ध में तो भाई 60.7%, दक्षिणी गोलार्ध में इतना परसेंट, ठीक है, याद रखिएगा। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर, जबकि अधिकतम गहराई कितना है तो 11,033 किलोमीटर है, ठीक है। मेरियाना ट्रेंच महासागर का सबसे गहरा गर्त है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा सागरों की बात कर लेते हैं। जैसे प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, जो सागरों के कुल क्षेत्रफल का 45% खुद रखता है। अटलांटिक महासागर की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, इसे यश के समान एवं 22.83 क्षेत्र पर आधिपत्य रखता है। हिंद महासागर की बात करें, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, याद रखिएगा। महाद्वीपीय मग्न ढालों पर खड़े ढाल होने के कारण सागरीय निक्षेपों का यहाँ पे क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, महाद्वीपों की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, महाद्वीपों की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जैसे अगर महाद्वीपों की बात करोगे तो सबसे पहला आपका कौन सा आता है, एशिया महाद्वीप आता है। कौन सा आता है, एशिया महाद्वीप। तो यूनानी भूगोलवेत्ता स्ट्रेबो के द्वारा बनाए गए ग्लोब पर, ठीक है, ग्लोब को किसने बनाया, यूनानी भूगोलवेत्ता स्ट्रेबो ने। ग्लोब पर यूरोप एवं एशिया के बृहत स्थलखंडों को दिखाया गया है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह अफ्रीका से लाल सागर एवं श्वेत सागर द्वारा, ऑस्ट्रेलिया से न्यू गिनी द्वीप द्वारा, अमेरिका के बेरिंग जल संधि द्वारा और यूरोप के कैस्पियन सागर द्वारा, काला सागर, यूराल पर्वत एवं काकेकस पर्वत द्वारा विभाजित है, ठीक है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट जो है स्थित है। तो दूसरी ओर विश्व का सबसे निचला भूखंड मृत सागर भी स्थित है, कहाँ पे, तो एशिया महाद्वीप में। आगे आप बात करोगे, कुछ पॉइंट हैं, जैसे ध्यान देना, विश्व की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां इसी महाद्वीप में मिलती हैं। हिमालय, काराकोरम, तियान शान, हिंदुकुश इत्यादि विख्यात पर्वतमालाएं यहीं पे पाई जाती हैं। तिब्बत का पठार, जिसे विश्व का छत कहा जाता है, गोबी, दक्कन, अरब का पठार, यहाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, हांगो, ठीक है, हांगो हो गया, लीना, अमूर, मेकांग, ओब इत्यादि नदियां यहीं पे पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा सिंधु गंगा का मैदान, हुआंगो का मैदान, मेसोपोटामिया का मैदान, विश्व की बृहत्तम जो संस्कृतियां हैं वो यहीं पे ही उद्गम हुई थी। आगे देखना, अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में चीन सबसे बड़ा देश, ठीक है, सॉरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में चीन सबसे बड़ा देश एवं सिंगापुर क्या है, सबसे छोटा देश है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें, हाँ, एशिया महाद्वीप में ध्यान देना, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा कौन सा है, भाई चाइना हो जाएगा, जनसंख्या के मामले में भी। मकाऊ सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश है, ठीक है। विश्व में लगभग 60% जनसंख्या इसी महाद्वीप में निवास करती, किसमें, एशिया में ही। जनसंख्या घनत्व लगभग 87 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल लगभग कितना है, पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल का 29% है। सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में स्थित है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक गर्म स्थान जैकोबाबाद एवं सर्वाधिक शीत स्थान वर्खोयांस्याक जैसे इस स्थान इसी महाद्वीप में ही स्थित हैं। और इसके अलावा याद रखिएगा कि भाई सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मानसीराम यहीं पे है। विश्व के कुल मत्स्य उत्पादन का 44% भाग इसी महाद्वीप से होता है, ठीक है। और प्रमुख रूप से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, निग्रिटो, मंगोलाइड प्रजाति भी यहीं से ही थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं तो एशिया का भौगोलिक विभाजन। तो दक्षिण एशिया के अंतर्गत 7 देश आते हैं, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। पूर्वी एशिया के 7 देश हैं, चीन, हांगकांग, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और मंगोलिया और ताइवान। मध्य एशिया के अंतर्गत 5 देश याद रखिएगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत 10 देश आते हैं, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, फिलीपींस, मलेशिया, लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया और ब्रुनेई, और कौन सा हो गया, तो सिंगापुर हो गया, ठीक है। ये हमारे कौन से आते हैं, तो दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत 10 देश आते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा कुछ और पॉइंट की बात कर लेते हैं इसी में। हाँ,
देखना, दक्षिण पश्चिमी एशिया के अंतर्गत 17 देश आते हैं, जैसे साइप्रस, बहरीन, अफगानिस्तान, इजराइल, इराक, ईरान, जॉर्डन, ओमान, कुवैत, लेबनान, फिलिस्तीन, ठीक है, कतर, सीरिया, तुर्की, सऊदी अरब, यमन, संयुक्त राज्य अमीरात, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या, अबू धाबी। अब आगे देखना, लौह उत्पादन में चीन विश्व का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश है। प्राकृतिक रबर उत्पादन करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा, थाईलैंड। तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादन भंडारण में सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसी महाद्वीप में ही मिलता है। विश्व में चावल एवं गेहूं सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, चाइना, जो कि इसी महाद्वीप में पड़ता है। इसके अलावा याद रखिएगा, विश्व में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि इसी महाद्वीप में मिलता है, किस पे, एशिया महाद्वीप में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पंचखोरी झील इसी जो है महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, इसी महाद्वीप में पड़ता है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते किसकी, अफ्रीका की बात कर लेते, किसी, अफ्रीका महाद्वीप। अगर आप बात करते हैं तो एशिया के बाद क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सिर्फ अरब के प्रायद्वीपीय भाग से जुड़ा हुआ, जैसे मिस्र के वर्तमान में स्वेज नहर है, परंतु व्यवहारिक रूप से चारों तरफ से जली से ये आबद्ध यानी कि घिरा हुआ है। माउंट किलिमंजारो सबसे ऊंचा भाग है एवं असाई झील सबसे निचला भाग है इसका। अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण पूर्व में एवं पूर्व में हिंद महासागर, उत्तर में भूमध्य सागर एवं उत्तर पूर्व में क्या है, स्वेज नहर स्थित है। मृत सागर से मोजाम्बिक पठार तक बृहत भ्रंश जो है यहीं पे स्थित है। आगे अगर आप बात करोगे, अनेक प्राकृतिक झीलें जिसमें न्यासा, विक्टोरिया, टंगानिका, वोल्टा, चाड हो गया, ठीक है, और यहाँ नील, नाइजर, कांगो, ऑरेंज, जाम्बेजी, लिम्पोपो आदि नदियाँ यहीं पे पाई जाती हैं। क्षेत्रीय विभाजन की अगर बात करोगे तो भाई निम्न रूप से दृष्टिगोचर होता है, कालाहारी बेसिन, कांगो बेसिन, जोफ बेसिन, सूडान बेसिन और चाड बेसिन ही यहीं पे पाए जाते हैं। कौन से, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका मानव के उद्विकास का स्थल है, यहीं से ही मानव का विकास हुआ था। यहाँ से मानव का क्रमिक विकास एवं स्थानांतरण हुआ था, कहाँ से, यहीं से ही। इसके अलावा देखना, पहले यूरोपीय भाग से दक्षिण पूर्व एशिया आने के लिए अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाना पड़ता था, परंतु स्वेज नहर के निर्माण से, ध्यान देना, पूरी दूरी की समयावधि क्या हो गई, खड़ गई। और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में क्या है, जहाँ केप ऑफ गुड होप है, जहाँ पे आके वास्को डिगामा और वार्थोलोमियो डियाज यहीं पे ठहरा था। दक्षिण अफ्रीका का सबसे पॉइंट है, दक्षिणतम पॉइंट। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा गुजरती है, और भूमध्य रेखा अफ्रीका को लगभग 2 बराबर भाग में काटती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ फैक्ट की बात करते हैं, जैसे अफ्रीका के द्वीप मेडागास्कर सबसे बड़ा, उसके बाद सोकोतरा, इसके बाद रिब्यूनियन, इसके बाद क्या है, वियोकी है। अफ्रीका में पशुओं को होने वाली उष्णकटिबंधीय बीमारी का कारक तेस्से तेस्से मक्खी है, क्या है, तेस्से तेस्से मक्खी है। अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कौन से हैं, किलिमंजारो, माउंट केन्या, मार्घरिटा और रामदासेन, और क्या है, माउंट मेरू है। इसके अलावा अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेबरा और जिराफ जैसे जानवरों के लिए क्या है, फेमस है। अफ्रीका में स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर तथा विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बेजी नदी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त कुछ पॉइंट की बात करते हैं तो भाई माउंट किलिमंजारो, जहां सूर्य ताप हमेशा चोटियों का क्या है, बर्फीला रहता है, ठीक है, जहां सूर्य ताप है की चोटियां बर्फीली हैं, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए कुछ आगे इसी में और पॉइंट की बात कर लेते, जैसे जलवायु का आधार पर इसे 6 भागों में बांटा गया है, किसको, अफ्रीका महाद्वीप को। जैसे उपोष्ण आर्द्र प्रदेश, उष्णकटिबंधीय, भूमध्य सागरीय, उष्णकटिबंधीय शुष्क और उष्णकटिबंधीय स्टेपी और उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे थोड़ा मोड़ा और बात करते, जैसे सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है। अफ्रीका भौगोलिक रूप से सर्वाधिक जटिल महाद्वीप है, जिसके उत्तर में सहारा की बृहत
विस्तृत मरुस्थलीय भूमि है, तो दूसरी ओर विषुवतीय वन भी पाए जाते हैं। वैनेडियम, टंगस्टन, यूरेनियम के बृहद भंडार भी पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक ऊर्जा का संभवता वाला महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो 54। ठीक है। अब चलिए अगर हम लोग बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप का भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन की अगर बात करते हैं तो ध्यान देना, सबसे पहला बात, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में क्या कौन कौन सा आता है? ठीक है, कौन सा? उत्तर में। चलिए देखना, अगर उत्तर में बात करोगे तो मिस्र हो गया, लीबिया हो गया, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया, चाड, माली, मारितानिया, नाइजर, सूडान, केप वर्डे, दक्षिणी सूडान। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के अगर उत्तरी पूर्वी अफ्रीका की बात करें तो 9 देश हैं, जैसे बुरुंडी है, जिबूती, इरिट्रिया, ठीक है, इथियोपिया, केन्या, रवांडा, सोमालिया, तंजानिया और युगांडा है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो 15 देश हैं, कौन कौन से? बोत्सवाना, अंगोला, मेडागास्कर, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, कोरोसोस, ठीक है, लिसोथोपो है, और स्विट्जरलैंड है, और सेल्सेस है, जाम्बिया, तंजानिया, जिम्बाब्वे, मलावी, मॉरिशस और मोजाम्बिक। अगर बात करें पश्चिमी अफ्रीका में तो 12 देश हैं, बेनिन, ठीक है, और है बुराकिना फासो है, आइवरी कोस्ट है, गिनी, ठीक है, गैम्बिक, घाना, लाइबेरिया है, ठीक है, और इसके अलावा गिनी बिसाऊ, सेनेगल, नाइजीरिया, टोगो एवं सियरा लियोन है। ठीक है। पश्चिमी मध्य एशिया की बात करें तो 6 देश हैं। पश्चिमी देखना, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कैमरून, गैबन, कांगो, बिस्वती गिनी, साओम, टेमो तथा क्या है, प्रिंसेप द्वीप समूह है। ठीक है। तो ये इसका क्या था? भौगोलिक विभाजन था। इसके अलावा याद रखिएगा कुछ पॉइंट, तो निग्रिटो प्रजाति के लोग यहाँ मूल निवासी हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से मुसलमानों की बृहत्तम संख्या यहाँ पे पाई जाती है। 4 भाषा परिवार है, अफ्रीकी एशियाई, नील सहारा, नाइजर कांगो एवं खोइसानी परिवार यहाँ पे मिलते हैं। अफ्रीका भाषा परिवार में लगभग 240 भाषाएं हैं। अफ्रीका के सांस्कृतिक विकास के क्रम में वर्तमान तथा रूढ़िवादी जनजाति परंपरा के लक्षण भी विद्यमान है। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जायरे या कांगो नदी। जायरे या कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। आगे देखना, अबिसीनिया एवं दक्षिण अफ्रीका का पठार भी यहीं पे है। नील विश्व की सबसे लंबी नदी यहीं पे है। दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले खान सबसे बड़ी हीरे की खान है। कौन सी? किम्बरले खान विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। एवं दक्षिण अफ्रीका स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। ठीक है। तो भाई बस आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं। इसके बाद कल से जो बच रहा है आपका यूरोप महाद्वीप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।